नमस्कार, सलाम दोस्तों। नमस्ते भारत विद चंद्रकांता में आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। मैं चंद्रकांता कार्यक्रम की सूत्रधार आपका स्वागत करती हूँ। 22 अगस्त को व्यंग विधा के शिखर व्यक्तित्व आदरणीय हरिशंकर परसाई जी का जन्म दिवस है। परसाई जी का जन्मदिन रचना धर्मियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। नमस्ते भारत परसाई जी पर 2 दिवसीय सत्र का आयोजन कर रहा है। संवाद को आगे बढ़ाने से पहले और अपने अतिथियों से मुखातिब होने से पहले आइए एक प्रस्तुति देखते हैं। दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी और विध्वंसवादी युवकों की भीड़ खतरनाक होती है। इसका प्रयोग महत्वाकांक्षी, खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। इस भीड़ का उपयोग नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने किया था। यह भीड़ धार्मिक उन्माद के पीछे चलने लगती है। यह भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उनमें उन्माद और तनाव पैदा कर दे। फिर इस भीड़ से विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं। यह भीड़ फासिस्टों का हथियार बन सकती है। हमारे देश में यह भीड़ बढ़ रही है। इसका उपयोग भी हो रहा है। आगे इस भीड़ का उपयोग सारे राष्ट्रीय और मानवीय मूल्यों के नाश के लिए, लोकतंत्र के विनाश के लिए करवाया जा सकता है। जनता जब आर्थिक मांग की न्याय करती है तब उसे किसी दूसरी चीज़ में उलझा देना चाहिए, नहीं तो वह खतरनाक हो जाती है। जनता कहती है हमारी मांग है महंगाई बंद हो, मुनाफाखोरी बंद हो, वेतन बढ़े, शोषण बंद हो। तब हम उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बुनियादी मांग गौरक्षा है बच्चा। आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ती जनता को हम रास्ते में ही गाय के खूंटे से बांध देते हैं। यह आंदोलन जनता को उलझाए रखने के लिए है। तो इस वीडियो में अभी जो आपने पंक्तियां सुनी, वे क्रमशः परसाई जी की रचनाओं आवारा भीड़ के खतरे और एक गौ भक्त से भेंट से ली गई थी। परसाई जी को पढ़ते हुए महसूस होता है कि अभी तक जिन भी मुद्दों पर लिख रहे थे, आज भी हम उन्हीं मुद्दों से घिरे हैं। नमस्ते भारत परसाई जयंती विशेष कार्यक्रम का आज द्वितीय सत्र है। कल परसाई मेरी पाठशाला विषय पर डॉक्टर सूर्यबाला, डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा और डॉक्टर आलोक पुराणिक ने अपने महत्वपूर्ण विचारों से हमें समृद्ध किया था। इसी क्रम में आज हम रूबरू होंगे डॉक्टर हरीश नवल जी से, डॉक्टर स्नेहलता पाठक जी से, डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी और श्री रमेश सैनी जी के विचारों से। नमस्ते भारत के मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि वक्ताओं का मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और देखकर बहुत सुखद लग रहा है कि आज मंच पर एक साथ बागपत के खरबूजे, बर्फ का पानी, क्रेडिट कार्ड और एक दीवार 100 अफसाने मौजूद हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी लेखक की पहचान उसकी रचनाओं से होती है, तो आज इन रचनाओं के रचनाकार हमारे साथ उपस्थित हैं और कार्यक्रम का आगाज करते हैं विदुषी और व्यंग्यकार डॉक्टर स्नेहलता पाठक जी से। आप विगत 4 दशकों से लेखन में सक्रिय हैं। सच बोले कौआ काटे और व्यंग्यकार का वसीयतनामा सहित अब तक आपके 10 व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। नमस्ते भारत के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर स्नेहलता जी। नमस्ते भारत मंच पर आज हमें उपस्थित हुए हैं और आज हम हरिशंकर परसाई की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हालांकि जयंती का दिवस तो कल है, लेकिन कल रक्षाबंधन होने के कारण हम लोगों ने आज उनके बारे में कुछ कहना सुनना चाहा है। उनके कार्यक्रम का शीर्षक है परसाई की पाठशाला। तो सही में हम सभी उनके विद्यार्थी हैं और आशा है कि इस पाठशाला से हम बहुत कुछ सीखेंगे। परसाई जी विचारों से इतने गहरे व्यक्ति हैं कि जिनको ज्यों-ज्यों हम समझने की कोशिश करते हैं, उनके विचारों की गहराई उतनी ही बढ़ती चली जाती है।
लेकिन समय बीत जाएगा, युग बीत जाएगा, लेकिन परसाई को हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी जो अंतरात्मा थी, वो अंतरात्मा सच के साथ थी, और जो सच के साथ होता है वो बहुत गहरा होता है, कठिन भी होता है उनको समझना। फिलहाल उन्होंने साहित्य को बहुत कुछ दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर के ये परसाई युग ही कहलाएगा अपने लेखन से और अपने विचारों के द्वारा। तो मैंने चंद्रकांता जी को और आज सभी मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ व्यंग्यकारों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर प्रेम जन्मेजय, सभी डॉक्टर हैं, डॉक्टर हरीश नवल जी, आदरणीय रमेश सैनी जी और चंद्रकांता जी मंच की सूत्रधार, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। मैंने उनके चंद्रकांता जी को बताया था कि मैं उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता पर बोलना चाहूंगी, और उसी पर मैंने कुछ तैयार किया है, तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगी आप लोगों के सामने। देखते हैं कि जी, मेरे स्वागत है। विचार कहाँ तक उनको समझ पाते हैं। तो परसाई जी ने जब लिखना शुरू किया था तो आज़ादी को कुछ ही साल हुए थे, और आज से लगभग 60-65 साल पहले ही परसाई ने जब लिखना शुरू किया, तो जिस व्यंग्य को उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था, वही व्यंग्य आज विधा बनकर के साहित्य में फल फूल रहा है। तात्पर्य यह है कि आज़ादी के तत्काल बाद मुझे ऐसा लगता है कि जिस भावना से, जिस विचारधारा से, जिस स्वतंत्रता की दृष्टि से हमने जो आज़ादी पाई थी, कुछ सालों बाद ही आज़ादी मिलने के बाद पुनः कुछ न कुछ दंश लोगों को लगने लगे थे, कुछ अभाव लगने लगे थे, फिर से विसंगतियां पैदा होने लगी थी। संभवतः इसीलिए परसाई जी के लेखन में वो सब हमको दिखाई देता है, और हम उसे पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बहुत जल्दी हमारा भारत फिर से बिखरने लगा था। धीरे धीरे अपनी अपनी, जिसको कहते हैं कि चाटुकारिता और अवसरवादिता देश में बढ़ने लगी थी। यह सभी जानते हैं कि साहित्य तो हमेशा से ही समाज की आवाज रहा है, समाज का दर्पण रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि समाज में जो कुछ भी होता है साहित्य उसे निश्चित रूप से सामने रखता है। और हमने देखा है कि जब भी हमें जिस युग के समाज को जानने की आवश्यकता होती है, हम उस समय का साहित्य उठाकर देख लेते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि समाज की उन्नति, अवनति या प्रगति कितनी थी और कैसी थी। और समाज साहित्य ने भी हमेशा अपने इस लेखन से, अपने इस धरोहर से समय को, समाज को और खुद अपने आप को निरंतरता से जोड़े रखा है, और यही हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और परसाई का जो साहित्य है वो भी हमें कालों कालों तक जोड़े रखेगा। यह भी सार्वजनिक सच है कि जहां पर सच्चाई होती है व्यंग्य वहीं होता है। लोगों ने कहा है कि व्यंग्य एक बहुत कड़वी भेषज है, बहुत कड़वी गोली है, जिसे पचा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कड़वी सच्चाई को आत्मसात करना बहुत कठिन होता है। फिर भी परसाई ने कभी विपरीत परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। वे एक वैचारिक क्रांति थे। उनके विचार सच की मशाल बनकर हमेशा अवरोधों में भी अपना मार्ग प्रशस्त करते रहे, और समाज को भी यही कहा। परसाई जी ने लिखा है कि देश की जनता ने सोचा था कि आज़ादी मिलते ही हम आज़ाद हो जाएंगे, कुछ ने तो ये भी सोचा था कि हम स्वच्छंद हो जाएंगे, मगर जब सफलता सामने खड़ी होकर आ जाती, तमाम अवसरवादी व्यक्ति सिर उठाने लगते हैं और सब अपने अपने स्वार्थ की गोटी बैठाने लगते हैं। जैसे कि राजनीतिक दांव पे चलने लगते हैं, कुर्सी और सत्ता की लड़ाई चलने लगती है, अवसरवादिता और चाटुकारिता भी सामने आ जाते हैं। फलता अवसर की लाइन में खड़ा हुआ जो कमजोर आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो और अधिक कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसे अवसर ही नहीं मिलता। अतः कहावत सदियों से चली आ रही है कि कोई भी जमाना हो, परसाई कहते हैं कि शासक तो बदल जाता है लेकिन शासन नहीं बदलता, उसकी नीतियां नहीं बदलती, उसकी भावनाएं नहीं बदलती हैं। जो भी शासक आके बैठता है वो केवल वही चाहता है जो उसे चाहिए। जनता ने भी कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कल गोरे थे आज काले हैं, परंतु शासन वही है। इन परिस्थितियों में यदि अवसरवादिता रहती है, चाटुकारिता रहती है, तो राज सिंहासन पर बैठने वाला भी विक्रमादित्य नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर इच्छाएं बहुत होती हैं। वो सबसे पहले अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। मैंने परसाई जी का सबसे पहला जो निबंध पढ़ा था, व्यंग्य निबंध, वो पढ़ा था जीप पर सवार इल्लियां, जिसमें शासकीय कर्मचारियों के बारे में बहुत कुछ बताया गया था कि वो जीप पर सवार होकर जा रहे हैं और मन में क्या बताशे फूट रहे हैं,
क्या क्या वहाँ मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, इस तरह से। और उसके बाद मैंने बहुत सारा उनको पढ़ा, सदाचार का तावीज पढ़ा, वैष्णव की फिसलन पढ़ा, अपनी अपनी बीमारी पढ़ी, बहुत सारी उनकी रचनाएं पढ़ी, माता दीन चांद पद भी पढ़ा। तो माता दीन चांद में एक प्रमुख बात मुझे ऐसी लगी और ऐसा मैंने सोचा कि वहां पर भी आदमी अपनी इच्छाएं लेकर पहुंचा था, इसलिए एड़ी घिसने का पत्थर तक लाना नहीं चूकता। वो कुछ नहीं लाता, लेकिन एड़ी घिसने का एक पत्थर जरूर अपने साथ ले आता है। ऐसी स्थिति में यदि इच्छाओं का बैताल पीठ पर लदा होता है तो निश्चित रूप से कोई विक्रमादित्य नहीं बन सकता। परसाई जी इन्हीं अर्थों में भगीरथ थे कि वो अपनी आत्मा से बहुत दृढ़ थे और विचारों के बहुत पक्के थे। उनकी कलम सच्चाई के विपरीत चलने वाली हवाओं का हमेशा प्रतिरोध करती दिखाई देती है। परसाई के लेखन में जज्बा प्रारंभ से दिखाई देता है कि आजादी के बाद हमारा देश एक अंधों का हाथी बन चुका था, जिसको सभी अपनी अपनी दृष्टि से टटोलते हैं, देखते हैं और सोचते हैं कि इसमें हमारा क्या फायदा होने वाला है। अंधों का हाथी नाटक भी आपने पढ़ा होगा शरद जोशी का, जिसमें उन्होंने यही बात लिखी है कि चार अंधे जिन्हें नेता बताया गया है, कोई पूंछ पकड़ता है, कोई टांगे पकड़ता है, कोई उसका धड़ देखता है और सोचता है कि अपने अनुकूल भारत का कौन सा हिस्सा होगा। परसाई कहते हैं कि जब भ्रष्टाचार और चाटुकारिता की दीमक देश को कमजोर लगने लगती है, एक जगह विचार आया था कि जब चाटुकारिता और सच्चाई की दीमक देश को कमजोर लगने लगती है तभी परसाई जन्म लेते हैं। जब सकारात्मक विचारधारा को नकारात्मक विचारधारा काटने लगती है तभी परसाई जन्म लेते हैं। जब अलगाववादी हस्तियां सिर उठाने लगती हैं तभी परसाई जन्म लेते हैं। तो परसाई जैसा व्यक्ति ऐसी स्थितियों में जन्म लेता है जब उसका होना बहुत जरूरी होता है। परसाई जी कहते हैं कि देश कैसे सुधरेगा, देश में परिवर्तन कैसे आएगा, तो कहते हैं देश को सुधारने के पहले परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो देश में सुधार भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि परिवर्तन एक शक्तिशाली आंदोलन होता है, एक वैचारिक आंदोलन होता है, जो अगर सच्चाई की प्रतिबद्धता से जुड़ा होता है तो निश्चित रूप से देश में सुधार होता है। परसाई ये भी कहते हैं कि व्यंग को मैं विधा नहीं मानता, एक स्पिरिट मानता हूं, क्योंकि स्पिरिट हमेशा समाज को जागृत करने का काम करती है, लोगों को प्रेरित करने का काम करती है। लोग सन्मार्ग पर चलते हैं और देश हित में सोचते भी हैं। तो सन्मार्ग पर चल करके देश हित में सोचने का काम व्यंग का होता है, जो कड़वा जरूर लगता है लेकिन सबके हित के लिए होता है। इसके लिए जरूरी है कि अलगाववादी प्रवृत्तियां देश से खत्म हों। परसाई जी हमेशा अपने युग के प्रति ईमानदार व्यक्ति रहे, शोषितों का पक्ष लेना उनकी भूख रही, शोषितों का पक्ष लेकर के उनको संतुष्टि देना उनकी स्वयं की संतुष्टि भी रही है। वे कहते हैं कि अगर देश की भूख मिटाना है तो निश्चित रूप से कमजोरों को आगे लाना होगा, निश्चित रूप से कमजोरों को ताकतवर बनाना होगा। परिवर्तन केवल देश में ही नहीं होना चाहिए, जब परिवर्तन की आंधी आती है तो सब में परिवर्तन होता है, चाहे वो साहित्य ही क्यों ना हो। साहित्य में भी एक समय था जब बहुत परिवर्तन आया, जिसको हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हर प्रकार की विधा में देश के लिए सकारात्मक बातें ही मिलती हैं। जैसे कि प्रेमचंद का कथा साहित्य हो या फणीश्वर नाथ रेणु का कथा साहित्य, दोनों का कथा साहित्य है, लेकिन दोनों ने अपने अपने तरीके से देश के मुद्दे उठाए हैं। काव्य साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो या भवानी प्रसाद मिश्र हो, हर एक की कविताओं में देश को ऊपर उठाने की, देश को आजाद करने की, देश को मजबूत करने की बातें कही गई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध साहित्य हो या रामविलास शर्मा का आलोचना साहित्य हो, बातें सब वही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर देश को किस तरह से मजबूत किया जाए। इन्हीं अर्थों में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने व्यंग्य यात्रा के 2 अंक निकाले थे, जिसे 2 पड़ाव नाम दिए थे। उसका शीर्षक था परसाई एक धर्म ग्रंथ। तो उस धर्म ग्रंथ के 2 अंक निकले थे और उस दोनों अंकों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में ये आधुनिक युग का धर्म ग्रंथ ही है। इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हमें
पढ़ते पढ़ते लगी कि सच में एक सच्ची राष्ट्रीयता के लिए, सच्चाई का राज्य लाने के लिए, आदमी को आत्मा से सच होने के लिए ये बहुत जरूरी है परसाई को पढ़ना। इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि व्यंग से जुड़े हर व्यक्ति को एक न एक बार इस दोनों पड़ावों को, इस धर्म के इस ग्रंथ को एक बार जरूर पारायण इसका करना चाहिए, ताकि परसाई को समझने में बहुत हमें आसानी जाए और हम भी कुछ राष्ट्र के लिए उसी तरह से कटिबद्ध रहें, प्रतिबद्ध रहें जिस तरीके से परसाई रहे थे। तो परसाई के इन्हीं कामों को भगीरथ प्रयास कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वो एक दमखम की बात थी। हर साहित्यकार उतना आगे बढ़ करके अपने आप को बुराई मूर्ति करके नहीं कर सकता। परसाई कहती है कि हमें अपने देश के को सकारात्मक सोच में लाना है, तो जो विकार के, जो विसंगतियों के जाले जगह जगह दिखाई दे रहे हैं देश में, उन्हें हमें अपनी सकारात्मक सोच के साथ साफ करना है, और साफ करना ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। और इन्हीं अर्थों में परसाई ने अपना जो विचारों का जो प्रकाश है वो व्यंग के माध्यम से पूरे देश को दिया, और उनके जो विचार थे वो स्थायी और शाश्वत हुआ करते थे। कभी उन्होंने यह नहीं सोचा है कि बदलती फैशन के साथ हम भी अपने व्यंग का स्वरूप बदलें या उसकी विधा बदलें या विषय बदलें। वे हमेशा शाश्वत लिखते चले गए और उसी विधा को उन्होंने आगे बढ़ाया, जो आज हमारे लिए बहुत बड़ा आधार है। यह बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी जो मैं आज कहने जा रही हूँ कि परसाई जी का रायपुर छत्तीसगढ़ से भी एक गहरा संबंध था। मैंने उनके 2-4 बार ही दर्शन किए हैं, बहुत ज्यादा नहीं किए हैं। तब शायद मुझे व्यंग के बारे में उतनी जानकारी भी नहीं थी, लेकिन मैं जाती थी मिलने के लिए। उनके जो परम मित्र हैं मायाराम सृजन, डॉक्टर साहब को तो मालूम होगा, वो रायपुर में अपने बेटे के साथ रहते थे, तो कम से कम साल में 2-3 बार वो अवश्य रायपुर आते थे। और हम लोगों को सूचना मिलती थी कि भाई जितने भी प्रोफेसर हैं, यदि अपने भी छात्रों को लाना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है व्यंग के बारे में, तो निश्चित रूप से परसाई के पास आए। हम लोग जाते थे अपने छात्रों को लेकर, उसमें पत्रकारिता के छात्र भी होते थे, शोध छात्र भी होते थे। तो मुझे याद है कि एक बार एक छात्र ने जो पत्रकारिता का था, उसने पूछा था परसाई जी से कि परसाई जी, आपके जब भी मैं व्यंग पढ़ता हूँ उसमें प्रतिबद्धता की बात बहुत आती है, सामाजिक प्रतिबद्धता की बात आप बार बार करते हैं, तो आपके हिसाब से वो सामाजिक प्रतिबद्धता क्या है? तब परसाई जी ने कहा था कि मैं हमेशा सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध रहा हूँ, और सामाजिक प्रतिबद्धता एक अकाट्य विचार है जिसको काटा नहीं जा सकता। मेरी सामाजिक प्रतिबद्धता कमजोरों के साथ होती है, जो कमजोर होता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। अगर वो अन्यायी भी है तो भी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि उसे पिटते देखते मैं नहीं देखना चाहता। तो यदि वो अन्यायी भी है, फिर भी यदि उसको पीट रहा है तो भी मैं उसका बचाव ही करूंगा, क्योंकि मैं अत्याचारी के साथ होता हूँ, अत्याचार के साथ नहीं होता। तो ये उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता थी जो परसाई के साथ हमेशा रहती थी, कि वो हमेशा कमजोरों के साथ रहते थे और अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहते थे। वे कहते हैं कि जब राजनीतिक व्यंग्यों के बारे में उनसे पूछा गया, एक छात्र ने पूछा कि आपके जो व्यंग हैं उनमें राजनीतिकता ज्यादा रहती है और आप उसी ओर संकेत करते हैं, तब उन्होंने कहा था कि राजनीति तो आज की प्राणवायु है। आपके व्यंग्यों में, आपके विषयों में, आपकी बातचीत में यदि राजनीति नहीं है तो आप देश को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि राजनीति ने आपके जीवन पर भी दखल कर लिया है, जीवन पर भी हावी है। आप जो जीवन यापन कर रहे हैं उसकी नियति भी राजनीति है। बहुत सी बातें हैं जो हमें राजनीति के अनुकूल रहनी पड़ती हैं और सहना पड़ता है और करना भी पड़ता है। इसलिए राजनीति हमारे जीवन में पूरी तरह से घुल मिल गई है। और जैसे कि हम सुबह से उठते हैं तो अखबार पढ़ते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, उस पर राय लोगों की लेते हैं, और तब कहीं हमारा दिन शुरू होता है। तो इस तरह से राजनीति के बिना तो जीवन अधूरा है, और हम उसी अनुसार हमको चलना चाहिए। जी स्नेहलता जी, हाँ स्नेहलता जी, मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ आपसे, लेकिन चूंकि कार्यक्रम हमें 1.25 घंटे में समाप्त भी करना है, और मैं बेहद माफी चाहती हूँ। और हम फिर कभी जरूर विस्तार से आपको सुनेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। आप आभार ले लीजिए कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत आभार, नमस्ते भारत मंच को और आज के इस कार्यक्रम को, कि जो मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया अपने विचार रखने के लिए। सबसे ज़्यादा आभार तो चंद्रकांता छोटी बहन को, जिसने मुझे यहाँ पर जगह दी
और मेरे विचार सुनने के लिए मुझे समय दिया। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी कि जिस दिन इनकी माताजी बीमार थी, हॉस्पिटल जा रही थी, तब इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं माँ को हॉस्पिटल ले जा करके तुरंत आपसे मिलती हूँ और आपको सारी बात बताती हूँ। तो सचमुच में 1 घंटे के बाद इनका फोन आ गया। तभी मैंने सोचा था कि देखो स्त्री किस तरह से परसाई की तरह पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहती है अपने वचनों के प्रति कि मैंने किसको क्या मैसेज दिया था। तो मैं चंद्रकांता को ये कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहूंगी कि इसीलिए स्त्री के हर व्यवहार के साथ में उसका सलीका शब्द जुड़ा हुआ है कि आपने सब काम बहुत सलीके से संभाला। कल का भी मैंने पूरा कार्यक्रम देखा, आज का भी देखा, आपने बहुत अच्छे संचालन किया। धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्नेहलता जी। और बहुत खूबसूरत आपने विश्लेषण करके परसाई जी के बारे में हमें बताया। और परसाई जी का लेखन जो है शोषितों के पक्ष में था, आपने ये मैसेज हम लोगों को दिया। प्रेम जन्मेजय जी भी हमेशा कहते हैं कि व्यंग शोषितों का हथियार है, और परसाई जी भी यही कहा करते थे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस दौरान कार्यक्रम से नेपाल सिंह जी जुड़े हैं, चेतना भाटी जी, सरोज परमार जी, जयप्रकाश पांडे जी, वीणा सिंह जी, डॉक्टर लालित्य ललित जी, अनधा पटानी, डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा जी, मीनाक्षी जोशी जी और पिलकेंद्र जी और सरोज परमार जी कार्यक्रम से जुड़े हैं। आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगी यहाँ पर परसाई जी की। राजनीतिज्ञों के लिए हम नारे और वोट हैं, बाकी के लिए हम गरीब, भूख, महामारी और बेकारी हैं। मुख्यमंत्रियों के लिए हम सिर दर्द हैं और उनकी पुलिस के लिए हम गोली दागने के निशाने हैं। तो ये थी परसाई जी की एक महत्वपूर्ण पंक्ति, उनका महत्वपूर्ण कथन। आइए अब सीधा चलते हैं वरिष्ठ व्यंग्यकार और आलोचक बाकौल रमेश तिवारी जी, व्यंग के मौन साधक श्री रमेश सैनी जी के पास। आप 5 दशकों से व्यंग लेखन में सक्रिय हैं। बिन सेटिंग सब सून और अतृप्त आत्माओं की मुक्ति आपके महत्वपूर्ण व्यंग संग्रह हैं। आप व्यंगम और व्यंगधारा के संयोजक व संचालक भी हैं। तो चलते हैं सैनी जी के पास और जानते हैं कि परसाई उनकी पाठशाला किस तरह रहे। नमस्कार रमेश सैनी जी, नमस्ते भारत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। नमस्ते भारत, जो परसाई जी के जन्म की पूर्व संध्या पर यह आयोजन कर रहा है, एक महत्वपूर्ण स्मृति के रूप में यह आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन से जुड़ने पर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ मेरे अग्रज प्रेम जन्मेजय जी हैं और हरीश नवल जी हैं, और अभी आपने स्नेहलता जी को सुना। हम जब साहित्य की बात करते हैं या व्यंग्य की बात करते हैं, तो व्यंग्य में एक अपने आप एक चेहरा उभर कर आता है। वो चेहरा होता है हरिशंकर परसाई का। हम परसाई को अपने अपने ढंग से लेते हैं। जिसने जैसा पढ़ा है, जैसा देखा है, जैसा सुना है, वह उस तरह की मूरत परसाई की बना लेता है। तो परसाई ऐसे बने क्यों? आज हम परसाई को इस ढंग से देख कैसे रहे हैं? एक सवाल हमारे बीच में आता है जब हम भारतीय साहित्य के इतिहास को देखते हैं, तो हमें अपने आप 2 खंड नजर आते हैं। एक स्वतंत्रता के पूर्व, जिसमें हमारे बीच में प्रेमचंद थे, जिन्होंने समाज को, गरीबियों को और बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और प्रेमचंद ने सामंतीवादी प्रथा पर गहरी चोट की। उनका पूरा लेखन आप देख लेंगे। और उसके बाद का दूसरा जो पक्ष आता है, जिसमें स्वतंत्रता के बाद की बात हम करते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व हमने जो स्वप्न देखे थे, जो जनता ने स्वप्न देखे थे, एक स्वप्न था कि हम आजाद हो जाएंगे, अब
इतना विकास होगा, हमारे देश से गरीबी हट जाएगी, हमारे पास अनाज होगा, सब कुछ होगा, बहुत सी चीज थी, तरक्की थी। हमारे देश में अकाल नहीं होगा। अकाल के अगर भीषणता देखना है तो आपको 1939 का अकाल देखना पड़ेगा, और फिर उस अकाल को हम दोबारा लगभग 35 वर्ष के बाद 45 वर्ष के बाद हम देखते 64-65 में देखते हैं अकाल। तो यह जो हमारी कल्पना थी परसाई को लेकर, पूरे राष्ट्रीय परिक्षेत्र में हम जो राजनीति परिदृश्य में जो हम देख रहे थे कि स्वतंत्रता के बाद हमें क्या हुआ, किंतु वह स्वतंत्रता, जनता की स्वतंत्रता महसूस नहीं हुई। वह स्वतंत्रता एक गरीबी की स्वतंत्रता नहीं थी। वह स्वतंत्रता एक भूख से स्वतंत्रता नहीं थी। भूख हमारे साथ स्वतंत्रता के बाद भी रही है और आज भी भूख है। गरीबी स्वतंत्रता के पहले थी, स्वतंत्रता के बाद है, और आज भी गरीबी है। जब हम इन सब चीजों का आकलन करते हैं और इन चीजों को जब हम सोचते हैं, समझते हैं, तो हमको परसाई याद आते हैं। परसाई ऐसे याद नहीं आते हैं। परसाई ने उस स्वप्न जो देखा गया था या हमको दिखाया गया था, उसको वो तोड़ते नजर आते हैं कि आपने जनता के साथ धोखा किया है, आपने हमारे साथ धोखा किया है, आपने जो स्वप्न दिखाए थे उसके साथ धोखा किया, आप जो ईमानदार दिखते थे स्वतंत्रता के पहले, तो उसमें आपकी धोखा दिखती है। आप बेईमान हो गए। आपने पूरे मूल बेच दिए हैं। आप सिर्फ अपना जीवन चाहते थे, एक बड़ा जीवन चाहते थे, वो छोटे जीवन को आपने बाईपास कर दिया है। तो परसाई ही एक ऐसा व्यक्ति था जो समाज को बताने वाला था। एक बार किसी ने प्रश्न किया परसाई जी से कि परसाई जी, ठीक है, जो राजनीतिक व्यवस्था है वो है, अगर हिंदुस्तान में समाजवाद आ जाए, वामपंथी विचारधारा की पूरी सरकार आ जाए, तो क्या सब लोग बराबर हो जाएंगे? गरीब गरीब नहीं रहेगा, अमीर अमीर नहीं रहेंगे, सब बराबर हो जाएंगे। तब क्या देश में कोई विसंगतियां नहीं रहेंगी क्या? तब परसाई जी ने बोला था कि नहीं, समाजवाद में भी विसंगतियां हैं। समाजवाद के जो नियोक्ता हैं, जो उसको पूर्ण करने वाले, उसमें भी विसंगतियां हैं, और वो विसंगतियां क्योंकि एक मनुष्यता के पक्ष में जाती हैं, के विरोध में जाती हैं, तो विसंगतियां रहेंगी, और जहां विसंगतियां रहेंगी वहां व्यंग रहेगा ही, परसाई रहे या न रहे। तो परसाई ने हमें एक सीख दी है, एक दृष्टि दी है। आज जिस दृष्टि के साथ हम व्यंग की बात कर रहे हैं, व्यंग पर चर्चा कर रहे हैं, वह दृष्टि बहुत मुश्किल से आती है। कल एक विमर्श हो रहा था, विमर्श में इसी में कि अध्ययन और काफी चीजें बताई थी। तो वो दृष्टि के लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ता, वो उसके लिए आपको उस समाज के बीच में जाना पड़ेगा, उस समाज की विसंगति को पढ़ने का एक चश्मा लेना पड़ेगा, जिससे कि आप चश्मा पहन के उसको पढ़ सकें। उस चश्मे का रंग ना हरा होगा, ना नीला होगा, ना काला होगा, ना लाल होगा, सिर्फ सफेद होगा, जिससे कि पूरी पारदर्शिता दिखे, पूरा सब कुछ सामने दिखे कि हम कहाँ पे हैं और क्या है और अभी क्या कर रहे हैं। परसाई जी को जो हम एक पाठशाला के रूप में लेते हैं, खासकर हमारी पीढ़ी और हमारे के बाद वाली जो पीढ़ी है, उनको हम कहते हैं कि परसाई एक पाठशाला है। तो पाठशाला का मायने बहुत कठिन होता है। पाठशाला में पढ़ना सरल नहीं होता, कॉलेज में पढ़ना सरल होता है, और इसीलिए कॉलेज से बंक भी मार लिया जाता है, किंतु पाठशाला से आप बंक नहीं मार सकते।
आप पाठशाला को धोखा नहीं दे सकते। पाठशाला जो आपको दिखाएगी उसी के साथ आपको चलना पड़ेगा। व्यंग में जो है, जो आपको दिख रहा है, उससे आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। आज परसाई जी के साथ भी यही था। परसाई जी ने जैसा जीवन जिया, जैसा दिखा, और वैसा ही उन्होंने लिखा है। आप उनके कुछ भी देख लीजिए कि परसाई ने उनमें कोई अंतर नहीं था, ना देखने में अंतर था, ना जीने में अंतर था, और ना लिखने में अंतर था। हमें देखने की बात करूं, लोगों को वामपंथी और क्रांतिकारी की बात करते हैं, तो उन्होंने वैसा जीवन जीकर दिखाया। एक छोटी सी घटना है, किंतु बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, कि स्वतंत्र भारत के बाद सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा जबलपुर में हुआ था 1964 में, जिसको ऊषा भार्गव कांड के नाम पर हम पहचानते हैं, और काफी लोग हो गए थे। परसाई जी का नाम उस वक्त हो चुका था, और परसाई जी और परसाई जी के मित्र भवानी प्रसाद तिवारी, रामेश्वर प्रसाद गुरु, हनुमान प्रसाद वर्मा, और अन्य तमाम लोग, शशिधर मुखर्जी, महेंद्र वाजपेयी, ऐसे तमाम लोग उस दंगाग्रस्त जगह में जाते थे जहां का जीवन खतरा था। और आपको एक बता दें, वो मुस्लिम इलाका था, और ये जितने लोग थे, ये सब कहीं ना कहीं ब्राह्मण या हिंदू थे। उसमें जाते थे, और प्रशासन उनको मना करता था कि आप मत जाइए वहां पर, आपको जीवन का खतरा है। तो कह नहीं, और उन्होंने गया और प्रशासन को आश्वस्त किया कि नहीं, कोई खतरा नहीं है। और धीरे धीरे दोनों वर्गों से बातचीत करके आपको बता कि उस दंगा को खत्म होने में परसाई और परसाई जी की टीम का बहुत बड़ा हाथ है। तो आपको अंतिम दिनों में वह दंगा सैनिकों के हाथ में चला गया था, मतलब सैनिकों के हाथ में दे दिया था, और जब सैनिक हट गए तो बात हुई। तो कहने का मतलब कि परसाई जी ने वो रिस्क लिया। आज का लेखक क्या यह रिस्क ले सकता है? आज भी हमारे जमाने में बहुत बड़ी त्रासदी आई और चली गई, लगभग अंतिम दौर में है, जिसे हम तीसरी वेव का इंतजार कर रहे हैं। किंतु दूसरी वेव में हमने कितनों को खोया है, कितने हमारे मित्र, हमारे साथी लेखक गए, किंतु कभी हमने उन पर विचार किया है? कभी हमने वो संवेदना दिखाई है? और हाँ, ये सब जो आधुनिक तकनीक का उपयोग है, हम लोग बराबर करते रहे, उस माध्यम से जरूर हमने संचेतना जगाई रखी है, किंतु फील्ड में कितने लेखक गए हैं? बहुत कठिन काम है, उंगलियों में भी नहीं गिन सकते आप। तो जब हम ये बात करते हैं कि जैसा देखो वैसा लिखो, तो वह परसाई में दिखते हैं। परसाई जी के और भी हैं। खमरिया फैक्ट्री में कर्मचारी आंदोलन कर देते हैं। एक फैक्ट्री के अस्पताल में 1 महीने में 7 या 8 गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। जब आंदोलन करते हैं तो प्रशासन उनको उसका इलाज तो नहीं करता है, अस्पताल का प्रशासन 200 कर्मचारियों को सस्पेंड कर देता है कि आप आंदोलन की क्यों कर रहे हो। तब परसाई जाते हैं, महेंद्र वाजपेयी जाते हैं, हनुमान प्रसाद वर्मा जाते हैं, और फिर बात करते हो। बात करने के बाद पर जब लेख लिखते हैं और अखबारों में देते हैं, यहाँ देखते हैं, जब जाके प्रशासन चेता है और 200 मजदूरों का सस्पेंशन निलंबित होता है, वो वापस नौकरी में आ जाते। मतलब वो परसाई जी जैसे दिखते थे वैसे करते नहीं थे। एक और छोटी सी बात है, स्वाभिमानी बहुत थे। आज वैसा स्वाभिमान हमको नहीं देखने का मिलेगा लेखक का। लखनऊ में हिंदी साहित्य संस्थान का एक समारोह था, जिसमें परसाई जी को और यशपाल जी को सम्मानित होना था। संयोग से उनकी कुर्सी आसपास थी। राजपाल जी मुख्य अतिथि का दायित्व निर्वाह कर रहे थे।
राजपाल जी जब आते हैं, दोनों तरफ मंच पे जाते हैं, तो देखते हैं कि पूरा हाल खड़ा हो गया, यशपाल बैठे रहे। और जब यशपाल ने बाजू देखा अपने, परसाई जी भी बैठे हुए थे। आप देखिए आज, और परसाई जी और यशपाल ने ऐसी ताली बजाई कि वाह उस्ताद। हाँ, तो आप देखिए कि जो दोनों अलग अलग है, कोई तय नहीं किया है, किसी प्रकार का तय नहीं है कि हमको उठना है बैठना है, कुछ तय नहीं है। किंतु जो स्वाभिमान की बात है, एक लेखक की स्वाभिमान की बात है, वो स्वाभिमान को रखता है कि राजपाल बड़ा नहीं होता है, लेखक बड़ा होता है, कि वो समाज का प्रदर्शक है, दर्शक है, तो समाज को रास्ता दिखाने वाला है। और जब राजपाल बैठ जाते हैं तो लोग राजपाल को नहीं देखते, उन दोनों को देखते हैं। यह लेखक की कमाई है, यह परसाई जी की कमाई है। इस कमाई को हमें बहुत दिली से संभालना है। अब किंतु आज हम देखते हैं कि बहुत कमजोर हो गए हैं हम लोग। परसाई की बात करते हैं, परसाई के गुणों की बात करते हैं, परसाई को जीवन में उतारने की बात करते हैं, परसाई से सीखने की बात करते हैं, परसाई के अध्ययन की बात करते हैं, है? किंतु सब कुछ है, किंतु परसाई के पीछे 100 कदम परसाई आगे है तो हम एक कदम भी, 99 कदम भी दूरी नहीं हो पाई, एक कदम नहीं बढ़ पाए। सिर्फ उसका कारण क्या है कि हम परसाई जैसे दृढ़ संकल्प नहीं है। परसाई ने हमको बहुत कुछ सीखने को दिया है। परसाई जैसे प्रतिबद्धता नहीं है, परसाई जैसे मनुष्यता के पक्ष में खड़े होने की ताकत नहीं है। हम बहुत कमजोर लोग हैं। हम जब खड़े होते हैं तो विचारों के साथ जब खड़े होते हैं तो हमारे पैर डगमगाने लगते हैं, क्योंकि सामने हमारा नफा और नुकसान दिखता है, हमें लाभ दिखता है। जब हम देखते हैं कि हम लाभ के लिए खड़े हो रहे हैं कि अपने लिए खड़े हो रहे हैं, तब हमें वहां पर सही याद आते हैं ये चीजें। आपको बताएं, यह आत्ममुग्धता का दौर चल रहा है। इस आत्ममुग्धता में हमें बहुत कमजोर कर दिया, बहुत कमजोर कर दिया। यह आत्ममुग्धता ने हमारे विचारों को ऊपर एक प्लास्टिक की परत लगा दी है, जिसको हम लेमिनेशन भी कह सकते हैं। वह लेमिनेशन को तोड़ना पड़ेगा। परसाई जी ने एक जगह लिखा है कि नर्सिसियस को अपने पर बहुत मुग्धता थी। वो पानी में अपना चेहरा देखता था और अपने चेहरे की मुग्धता से एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त होता है। और परसाई जी जब आगे लिखते हैं कि साहित्य और राजनीति में भी ऐसी मुग्धता मैंने देखी है और ऐसे लोगों को मैंने मरते हुए भी देखा है। आज एक रचना छपी या लिखी और दूसरे दिन पूरे विश्व में चली गई, और फिर हम दिन भर लाइक कमेंट्स का इंतजार करते हैं। ये मुग्धता है। एक ऐसी मुग्धता पिछले दिनों पे हुई। एक समूह में एक रचना छपती है और उस रचना छपने के बाद पूरा समूह, वाह बहुत बढ़िया लिखा, जे लिखा, नए ढंग से लिखा। जब दोपहर का समय आता है और जब ज्ञान चतुर्वेदी के उस रचना पर टिप्पणी करते हैं कि ये मनुष्यता के बाहर की चीज है, ये महिलाओं का अपमान है, ये एक वर्ग विशेष पर लिखी हुई रचना है, जब वो टिप्पणी आती है, वो लाइक करने वाले, वो कमेंट्स करने वाले एकदम से पलट जाते हैं और कहने लगते हैं ज्ञान चतुर्वेदी बढ़िया क्या। क्यों? आप कहां थे वहां पे? हमें ज्ञान चतुर्वेदी और प्रेम जन्मेजय का सहारा लेना पड़ेगा क्या कि वो हमको बताएं, जबकि हमारे पास बहुत उदाहरण है।
मेरी कोशिश थी कि घंटी ना बजे, तो हमें ऐसे उदाहरण रखना पड़ेगा कि जब प्रेम जन्म, जब बर्फ का पानी लिखते हैं तो आत्मा पिघलती है, बर्फ नहीं पिघलती। ज्ञान चतुर्वेदी जब उस रचना में बातचीत करते हैं तो हमको लगता है कि बैंक के पक्ष में खड़ा होने वाला एक हमारे साथ एक पीढ़ी है जो कभी कभी उंगली उठा देती है। अब मैं ये कभी कभी जो शब्द है बहुत कठोर शब्द है। मेरे सब समवयस्क हैं, साल उम्र में थोड़ा फर्क हो सकता है, किंतु उन्होंने दुनिया बहुत देखी, और उस दुनिया देखने के पीछे भी आज तक हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह तो बताना पड़ेगा कि आपको परसाई नहीं बनना है, क्योंकि परसाई बनना बहुत कठिन काम है। परसाई बनने के लिए आपको मार खानी पड़ेगी, आपको चोट खा के बिस्तर में पड़े रहना पड़ेगा परसाई बनने के लिए। और इसी दृष्टि के पीछे अभी पिछले दिनों हमारे समूह में एक विमर्श हुआ था, जब प्रेम जन्मेजय कहते हैं कि आप परसाई पढ़ो किंतु परसाई की नकल मत करो। जब हम बात करते तो हमें सीखने की बात चाहिए, हमें उन दृष्टि को पकड़ने के औजार चाहिए, और औजार को चलाने के लिए हमें अभ्यास चाहिए। आज हम संगीत या शस्त्रों की अभ्यास की तो बात करते हैं और उसका अभ्यास भी करते हैं, किंतु आज हमारी रचनाओं में लेखन का अभ्यास कम होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है। इतनी दुर्गति मैं महसूस करता हूं कि अपनी रचना को लेखक खुद नहीं पढ़ता, एक बार लिखा टिक किया संपादक के गए, वो छप गई। मतलब इसके हम ये कह सकते हैं कि उसके पास अपनी रचना को पढ़ने का समय नहीं है, तो परसाई को कब पढ़ेगी? परसाई को पढ़ना जरूरी है, और जब तक आप परसाई को नहीं पढ़ोगे, मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपने आप को एक सफल व्यंगकार, एक प्रतिबद्ध व्यंगकार, मनुष्यता के पक्ष में लिखने वाला व्यंगकार, शोषितों के पक्ष में लिखने वाला व्यंगकार, शोषक के विरोध में खड़ा होने वाला व्यंगकार, पाखंडी के विरोध में खड़ा होने वाला व्यंगकार आप नहीं हो पाओगे। हक की बात तो मैं नहीं कर सकता हूं, किंतु यह दृष्टि आपको परसाई की रचनाओं को पढ़ने से ही मिलेगी, आपको गरीबों के पक्ष में खड़े होने के लिए मिलेगी। आपको यह सोचना पड़ेगा, आपको यह सोचना पड़ेगा कि मैं गरीबों का हक नहीं मारूं, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे और कोई हो। अगर आपको परसाई की दृष्टि को डेवलप करना है, विकसित करना है, तो सब्जी वाले को 2 पैसे ज्यादा देना पड़ेंगे, रिक्शे वाले को 10 पैसे ज्यादा देना पड़ेंगे। जब जाके आप उसकी गरीबी को महसूस पाओगे, उसकी जरूरतों को महसूस कर पाओगे, और तब जाके हमको लगेगा कि हम परसाई को पढ़ रहे हैं और उसी क्लास में पीछे के विद्यार्थी बनकर पढ़ रहे हैं। और मैं अपनी बात को करना, बहुत सी बातें थी, बहुत बातें थी, पता नहीं क्यों कि अगर जब मन उद्विग्न हो जाता है परसाई के नाम को लेकर, तो अपने को थामना ही बड़ा मुश्किल होता है, अपने को रोकना भी बड़ा मुश्किल है। किंतु चंद्रकांत जी का जो सिर हिल रहा है, सर, मैं बहुत विनम्रता के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। और आपने मुझे नमस्ते भारत ने जो एक आंदोलन के रूप में यह आयोजन किया है, निश्चित है एक आंदोलन बने। यह एक इतिहास गढ़ रहे हैं हम लोग, और इतिहास को पढ़ने के लिए हमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इसी प्रकार का इतिहास हमें देना पड़ेगा।
इसी के साथ मैं परसाई जी के जन्म की पूर्व संध्या पे उनको सादर नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते भारत, नमस्ते, सबको नमन। बहुत ही सार्थक आपने बोला रमेश सैनी जी, और मैं आपसे भी माफी चाहती हूँ। समय की बाध्यता नहीं होती तो आप सभी वरिष्ठ जनों को जब तक भी चाहे हम लोग सुन सकते थे और बहुत अच्छी बातों से समृद्ध हो सकते थे, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है। और आजादी से जो मोहभंग की टीस है उसमें हमें परसाई दिखाई देते हैं, जैसे कि रमेश जी ने अपनी बात की शुरुआत की थी। इसके अलावा बहुत वाजिब बात कही रमेश सर ने कि जहाँ विसंगति है वहां व्यंग है, और जहां व्यंग है वहां परसाई जी हैं। तो व्यंग के लिए जो दृष्टि चाहिए उसके लिए खूब पढ़ना होगा, ये भी कहा रमेश सैनी जी ने। और ठीक इसी बात का जिक्र गर्दिश के दिन में परसाई जी ने भी किया है कि उन्होंने बहुत अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने लिखा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस दौरान मुकेश राठौर जी, डॉक्टर प्रत्युष गुलेरी जी, सुनील राही जी, प्रभात गोस्वामी जी और हीरा कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सूर्यदीप कुशवाहा जी, आपका भी स्वागत है। तो अब एक मैं कोटेशन पढ़ना चाहूंगी परसाई जी का। हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूं। जीवित अवस्था में तुम जिसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते, उसकी सड़ी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते हो। जिंदगी भर तुम जिससे नफरत करते रहे, उसकी कब्र पर चिराग जलाने जाते हो। मरते वक्त जिसे तुमने चुल्लू भर पानी नहीं दिया, उसके हाड़ गंगा जी ले जाते हो। अरे, तुम जीवन का तिरस्कार और मरण का सत्कार करते हो, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूं, मैं नर्क से बोल रहा हूं। तो ये बहुत सार्थक हम अपने जीवन में आसपास इसे होते हुए, घटित होते हुए देखते हैं। तो अब रूबरू होते हैं प्रसिद्ध व्यंग्यकार, लेखक, पत्रकार, संपादक और बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी, बागपत के खरबूजे फेम डॉक्टर हरीश नवल से। फिलहाल हरीश जी हमें स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे आशा है कि वो हमें सुन रहे होंगे। और आप में से अधिकांश श्रोता इस तथ्य से परिचित होंगे कि डॉक्टर नवल के पास एक बहुत पुराना संदूक है और उस संदूक में भरा हुआ है संस्मरणों का अनमोल खजाना। तो आज हम नवल सर के मुख से परसाई जी के संस्मरण सुनने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। नवल सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और नमस्ते भारत कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है सर। हरीश नवल सर, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप खुद को अनम्यूट कीजिए। कोई आवाज नहीं है हरीश नवल सर। दीपक जी अनम्यूट करें हरीश सर को। उनको फोन करके देख लीजिए। जी, उन्हें फोन कर देख लेते हैं और तब तक हम चलते हैं आदरणीय प्रेम जी के पास। और प्रेम जी का परिचय देने के लिए तो मेरे पास शब्द छोटे ही पड़ जाएंगे तो फिलहाल चलते हैं। प्रेम सर नमस्ते, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और प्रेम जी व्यंग्य यात्रा के यशस्वी संपादक हैं। कार्यक्रम के मध्य में डॉक्टर लालित्य ललित ने बहुत खूबसूरत पंक्तियां व्यंग्य यात्रा के लिए और प्रेम सर के लिए लिखी थी। व्यंग विधा के सजग प्रहरी प्रेम जन्मेजय जी। तो सर, परसाई आपकी पाठशाला किस तरह रहे, आपसे यह जानना चाहेंगे। और मुझे लगता है हमारे सभी दर्शक और श्रोता इस बात का बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे कि कब प्रेम जी बोले और हम सब उन्हें सुने। धन्यवाद चंद्रकांता, और नमस्ते भारत को नमस्ते। अभी अच्छा लगा इस समय जो स्नेहलता जी ने अपनी दृष्टि से परसाई की पड़ताल की, और रमेश सैनी तो बहुत लंबे से समय से उनसे जुड़े, उनको पढ़ते रहे हैं। बड़ी गहराई से परसाई में उन्होंने बड़ी गहराई से परसाई में उतरे और उनके द्वारा दी गई चेतावनियों और सावधानियों का बड़ी सावधानी से उन्होंने बयान किया। मुझे अच्छा लगा। और जैसे कहा भी है कि आज परसाई के जन्मदिन की पूर्व संध्या है और उन पर याद किया जा रहा है। चंद्रकांता का आभार कि
उसने इस बड़े आयोजन में, मतलब इसमें कह सकते हैं कि एक बहती गंगा में हम भी हाथ धो रहे हैं, परसाई की गंगा जो है। और मैं तो पिछली बार भी एक जगह कहा था कि 1922 में जन्मे अगर परसाई शरीर होते तो वो 99 वर्ष के होते, और हम सोच सकते हैं कि वो कैसे दिखते। आज अभी हमने पीछे जो है रामदास मिश्र जी का 98वां जन्मदिन मनाया था 15 अगस्त को, तो परसाई 99 वर्ष के कैसे दिखते इसमें, और टूटी हुई टांग, झुर्रीदार चेहरा, पर बूढ़ी आंखें जो ऐसी होती जो विसंगतियों को बेंधने को तैयार है। चेहरा कितना भी झुर्रीदार होता, दृष्टि कितनी भी मध्यम होती, पर मस्तिष्क प्रखर होता। और वो हमारे समय में जो विकलांग, हेलो, हाँ जी जी नवल सर, आप सुनाई दे रहे हैं, और सर आप कार्यक्रम में बने रहें। प्रेम जी को हम थोड़ा सा सुन जी कुछ नवल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्रेम जी आप कंटिन्यू करें। तो फिर म्यूट कर दीजिए उनको, क्योंकि बीच में व्यवधान गड़बड़ कर जाता है, मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस समय जो है चेहरा चाहे कितना भी झुर्रीदार होता और दृष्टि कितनी भी मध्यम होती, पर मस्तिष्क इतना प्रखर होता कि हमारे समय में जो श्रद्धा जिसकी बात अभी सैनी भी कर रहे थे, और जो हमारा समय है, जिस तरह से चंद्रकांता तुमने भी वर्णन किया कि किस तरह से हम लोग आज डरे से हुए हैं, पर वो हमें हमारे समय को, हमारे यथार्थ को वो नई दृष्टि से व्याख्यायित कर रहे होते। हमारे आज के समय की अनेक राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों पर भी आक्रमण कर रहे होते। खैर, और मुझे लगता है कि परसाई बहुत लोगों की पाठशाला है। परसाई पर इन दिनों जितने कार्यक्रम हुए, मुझे नहीं लगता कि संभवतः किसी अन्य रचनाकार के, व्यंग्यकार की बात है, अन्य रचनाकार के इतने हुए हैं। और परसाई पे बात करते समय हम लोग, मुझे लगता है कि एक बिहारी का दोहा है जिसमें उन्होंने कहा, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो हुई। तो परसाई का भी यही है, ज्यों ज्यों बूढ़े परसाई रंग त्यों त्यों उजले हुई। और सभी उजले हो रहे हैं, पर उजले दो तरह से होते हैं, हम जानते हैं। एक उजला होता है कि आप भारी दृष्टि से साबुन वाबुन लगा कर, हर हर परसाई कर कर, जैसे गंगा में नहा लिए, और उस तरह से हो जाते हैं, आरती उतारते हैं और घर आ जाते हैं कि भैया हम तो परसाई की गंगा नहाए। और दूसरा होता है जो आंतरिक दृष्टि से समृद्ध होते हैं। तो असली रूप जो है, असली आप तभी, मुझे लगता है कि आप अपने आप को मान सकते हैं कि आप परसाई में डूबे हैं, जब आप वैचारिक दृष्टि से स्वयं को समृद्ध करते हैं। और एक सवाल मुझे मन में ये भी आता है कि जब मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है, अब परसाई को जितना याद किया जा रहा है किसी को नहीं, क्या कारण है कि जब हम उनको पाठशाला कहते हैं, आपने, तुमने भी नाम, चंद्रकांता ने भी नाम दिया, तो क्या परसाई एक अच्छे अध्यापक थे और उनके विद्यार्थी आज भी उनको याद करते हैं? केवल यही कारण नहीं है, कई बार होता है ना, प्राध्यापक जो होता है उसका व्यवहार बड़ा अच्छा होता है, जिसके कारण उसके विद्यार्थी याद करते हैं। पर क्या श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी, मनोज श्याम जोशी, त्यागी, इनकी भी पाठशालाएं, वो भी अच्छे प्राध्यापक थे। आज हम जब व्यंग उपन्यास पे बात करते हैं तो हमारे सामने एक आदर्श आता है राग दरबारी का। तो क्या वो पाठशालाएं अच्छी नहीं थी कि जो उनको इस तरह से याद नहीं किया जाता? वो प्राध्यापक अच्छे थे। इस पर सोचिएगा कि ऐसा क्यों है। और मुझे बस एक संकेत देना चाहूँगा कि मुझे भी याद है कि श्रीलाल जी का जब स्वर्गवास हुआ तो साहित्य अकेडमी में उनकी श्रद्धांजलि सभा थी, शोक सभा थी। तो मान लो, और वो शोक सभा में नामवर जी ने एक बात कही थी कि अच्छा हुआ श्रीलाल जी की शोक सभा में जलेश और प्रलेश दोनों मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बस मतलब ये मैं संकेत देना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ पर बड़ों को देखने का एक नज़रिया वो भी है, और एक नज़रिया वो है जो इस तरह की राजनीति से दूर रहता है। परसाई के अधिकांश जितने पाठक हैं या जो उनसे समृद्ध हुए हैं, वो इस राजनीति से अलग हैं। वो परसाई को एक पाठशाला मानकर आरंभ से जो है उन्होंने उनको पढ़ा, समृद्ध हुए वैचारिक दृष्टि से।
मेरी परसाई मेरी प्राथमिक पाठशाला है, ये मैंने पहले भी कहा और लिखा भी इसके बारे में। और उनके रूप में मुझे ऐसा गुरु मिला, अब आप देखिए, ऐसा गुरु मिला जो अपने पर प्रश्न चिन्ह लगाने की आज़ादी देता है। एक खुली सोच के परसाई मुझे मिले जो अंदर से हैं वही बाहर से। उन्होंने सर्वज्ञाता होने का भ्रम नहीं पाला और ना अपने आसपास वालों को पालने दिया। और मैंने पहले भी एक जगह कहा कि युवा रचनाकारों के साथ वे एक साथी सा व्यवहार करते थे। अभी स्नेहलता जी ने बात कही थी व्यंग्य यात्रा के 2 अंकों में, जिसमें उन्होंने कहा कि परसाई के लिए, तो उसमें मैंने उनको कहा तो वो व्यंग्य की धार्मिक पुस्तक है, बन गए। मैं उसके बारे में बात कह दूं जरा कि आप लोगों ने 10 कमांड्स, आप सब 10 कमांडमेंट्स शब्द से परिचित होंगे। 10 कमांडमेंट्स आप जानते हैं यहूदी धर्म, ईसाई धर्म के 10 धर्मादेश हैं। और कहा जाता है कि 1200 ईसा पूर्व जन्मे मूसा को उनके इजरायली माता पिता ने किसी भय से त्याग दिया था और मूसा के सिनाई पर्वत पर ईश्वर से साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने ईश्वर द्वारा मिले 10 आदेश दिए जो आज भी यहूदी धर्म का प्रमुख स्तंभ है और इसी के लिए हम इसको धार्मिक पुस्तक मानते हैं। तो मेरे भी 10 कमांडमेंट्स है परसाई को लेकर, जिसकी मैं बाद में चर्चा करूँगा। तो मैंने परसाई को एक संघर्षशील रचनाकार से एक धार्मिक पुस्तक बनते देखा है। और धार्मिक पुस्तक क्या है आप जानते हैं, इसका सदुपयोग भी होता है और इसका दुरुपयोग भी होता है। बहुत जानना बहुत जरूरी है। किताबें, हम कहते हैं किताबें बड़ी अच्छी होती, पढ़ना चाहिए, पर कैसी किताबें? व्यंग्य विधा बहुत अच्छी है, पर कैसी व्यंग्य विधा, कौन सी अच्छी रचनाओं वाली या कैसी? तो ऐसे ही धार्मिक पुस्तक जो है उसका सदुपयोग भी होता है और उसका दुरुपयोग भी होता है। और सदुपयोग करने वालों के लिए एक पाठशाला बनती है, आप उसका चिंतन मनन करते हैं और उसके कारण आपके अंधेरे कोनों में प्रकाश फैलता है। ऐसी पुस्तक का ज्ञान, मैं ध्यान दीजिए कहाँ कर रहा हूँ, ऐसी पुस्तक का ज्ञान आपके विवेक को जागृत करता है और पढ़ने और चिंतन करने वाले को एक गहरी समझ के साथ समृद्ध भी करता है। तो लेखन के शैशव काल में यदि आपको ऐसी पुस्तक मिल जाए तो नवागत को नई दिशा मिल जाती है। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि उन दिनों जब मैं लिखना आरंभ किया था, मैं हूँ, ज्ञान है, हरीश भाई है, तो हमारे समय में धर्मयुगीन और साप्ताहिक काल चल रहा था और व्यंग्य की ओर निरंतर बढ़ती रुचि उस समय के व्यंग्यकारों को लेखन की ओर आकर्षित कर रही। तो मेरे साथ ये था कि मैं अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित हिंदी साहित्य की किताबों में कबीर को भी पढ़ रहा था, व्यंग्य के संस्कार ग्रहण कर रहा था। और कबीर ने जब ये कहा, जब हम कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, तो सारे गुरु के लिए उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने एक शब्द ये भी कहा कि जाका गुरु भी आंधला चेला खरा निनंद आंधे आंधा ठेलिया दोनों को पढ़न। उस गुरु की बात नहीं करते हैं। और वो यहाँ तक कहते हैं, सदगुरु के लिए कहते हैं सतगुरु होना चाहिए। और इसीलिए वो कहते हैं कि पवित्रता मैली भरी काली कुचित कुरूप। पतिव्रता मैली भरी काली कुचित कुरूप। अगर पतिव्रता है, पतिव्रता का मतलब वो नहीं है जो हमारे मूल्य हैं, उसका मतलब ये है कि ऐसा जीव जो है जो ईश्वर के प्रति जो है, चाहे बाहर से कितना मैला, पर उसकी आत्मा अगर ठीक है तो क्या अलग हो जाएगा। तो उस समय मैं परसाई को पढ़ रहा था और उनसे रूबरू भी हो रहा था। और परसाई को मैंने जितना रचनाओं के माध्यम से जाना, उसके व्यक्तिगत रूप से बहुत कम जाना, कुछ थोड़े बहुत थे संस्मरण। और एक बहुत महत्वपूर्ण रहा कि जब उनकी टांग टूटी, वो दुर्भाग्य था, मेरा सौभाग्य हुआ कि सफदरजंग में थे और मैं वही नारायण नगर में रहता था, उनसे मिला और एक बहुत लंबा इंटरव्यू लिया जो मेरी पाठशाला बना। तो मेरे लिए उस समय परसाई से मिलना भक्त से भगवान के मिलने जैसा था। और मैं अंधभक्त था उनका, कह सकते हैं, परंतु परसाई ने मेरे अंधभक्ति भाव को बहुत बेरहमी से तोड़ा। और जो उनकी मुलाकातें, और जो खासकर वो था, जब मैंने उनसे ये कहा कि आपने सब कुछ लिख दिया, हम क्या लिखे, तो उन्होंने एकदम टोक दिया था, नहीं प्रेम, हम लोग सब कुछ नहीं लिख दिया। वो इस भ्रम में नहीं थे। कहते कि हम तुम्हारी युवा पीढ़ी जो देख सकती है, निश्चित रूप से परसाई ने कहाँ अपने समय में व्हाट्सएप देखा था, कहाँ अपने समय में इसके कारण, फेसबुक के कारण, जिसकी अभी रमेश सैनी भी बता रहे थे किस तरह का हमारा समूह और वो सारी बातें हो गई हैं जहाँ हम बिना पढ़े और चिंतन करे बात करते, कहाँ देखा था उन्होंने। तो परसाई मेरे जीवन में दोनों रूप में है, एक साकार ईश्वर के रूप में, एक निराकार ईश्वर के रूप में, दोनों। परसाई का साकार भी उनका व्यंग्यकार व्यक्तित्व है। और 1966 के
लगभग मैंने परसाई के साकार रूप को देखा। ये वो समय है मित्रों जब परसाई व्यंग को शूद्र से ब्राह्मण का दर्जा दिलाने सजरत है, जब व्यंग का मुराड़ा लिए गद्य की विधाओं का घर जला चुके तो आह्वान कर रहे थे कि जिसे गद्य की परंपरागत विधाओं से हटकर व्यंग के पथ पर चलना है वो साथ है। ऐसे परसाई मेरे जैसे अनेक रचनाकार उनसे संस्कार ग्रहण कर रहे थे और हम उस समय बैठे ठाले साप्ताहिक हिंदुस्तान ताल बेताल में पढ़ते थे। ये समय था जब धर्मवीर भारती ने परसाई, शरद जोशी और रविन्द्रनाथ त्यागी की त्रयी थी। श्रीलाल शुक्ल बहुत पीछे चले गए तो वो बाकी के समय कवि जो है खद्योत्सम टाइप हो गए थे। तो खैर उस समय थे और परसाई की सबसे बड़ी बात थी कि व्यंग के स्वरूप को प्रकट कर रहे थे, उसके सैद्धांतिक पक्ष को बेबाकी से लिख रहे थे और वो व्यंग को एक मिधा के रूप में ला रहे थे। वो बता रहे थे कि निरंतर हास्य और व्यंग में अंतर क्या है, व्यंग क्यों आवश्यक नहीं है, व्यंग का को हंसोड़ मानने का विरोध करते थे। और मैंने अभी पीछे कैफियत उनके सदाचार किताबी न्यूज में पढ़ी है, निरंतर व्यंग के साथ खड़े हुए हैं। पर उनकी वैचारिक दृष्टि इनसे सब मतलब आरंभिक प्यार जैसा होता है वैसे मैं प्रभावित हुआ, परंतु परसाई के प्रति मोहभंग भी हुआ जब मैंने वो देखा कि परसाई जो है अचानक धर्मयुग के पन्नों से गायब होते हैं, अचानक किसी विचारधारा की प्रतिबद्धता के कारण। और मैं स्पष्ट कहूँगा कि जैसे पहल था उसमें उन्होंने पहले व्यंग छापने बंद कर दिए। परसाई ने भी कहना शुरू कर दिया कि जिसका जिक्र अभी स्नेहलता जी ने किया कि परसाई जो है वो उस समय जो है परसाई स्पिरिट मानते थे। और अगर आपको विसंगति नजर आएगी परसाई की कथनों में, अगर कैफियत पढ़ लीजिए वहाँ कहीं स्पिरिट नहीं मानते, अलग तरह से व्यंग का। तो उनकी ये जो व्यंग के संबंध, व्यंग के स्वरूप में प्रगतिशील मान्यताएं, इनसे मैं सहमत नहीं हो पाता। तो परसाई जो मेरे लिए आदर्श थे, शिक्षित हुआ था अंधभक्ति की शिक्षा तक, पर धीरे धीरे परसाई ने मुझे अवसर दिया, परसाई ने मुझे ये ताकत भी दी, मैं कहूँगा कि मैं उनसे सवाल कर सकूं। और मैंने उस समय भी किया था इमरजेंसी को लेकर कि इमरजेंसी में जो भूमिका है, तो मैंने अप्रत्यक्ष रूप से किया। उन्होंने कहा सीधे सीधे पूछो कि परसाई तुम्हारी भूमिका इमरजेंसी में क्या है परसाई, तो ये है। तो खैर ये लंबा हो जाएगा। तो दूसरी तरफ जो मैंने कहा धार्मिक पुस्तक का दुरुपयोग भी होता है, तो उसका एक भयावह पक्ष है जहाँ इसका दुरुपयोग किया जाता है। जैसे किसी धर्म और विशेषता अल्पसंख्यक धर्म की धार्मिक पुस्तक का विरोध उपद्रव का कारण बनता है, आप जानते ही हैं। वैसे ही कुछ परसाई का विरोध, कुछ भी मतलब इस तरह से करें तो परसाई का विरोध भी बन सकता है। परसाई का विरोध उनके विरोधियों को भी गले नहीं उतरता, मैं मानता हूँ। पर परसाई इस समय हिंदी में की ऐसी पुस्तक बन गए हैं जिसे नतमस्तक और श्रद्धा भाव से पढ़ा जाता है। और अगर कोई विरोधी हो तो उसको चारों खाने चित भी किया जाता है। स्वद हित के लिए आप देखते हैं धार्मिक पुस्तक का अपने हित के लिए लोग प्रयोग करते हैं। और ऐसे चतुर दंगाई जो है परसाई को एक मंदिर में बस मूर्ति बनाकर बैठा रखना चाहते हैं और उस पर जो चढ़ावा आ रहा है उससे अपनी कीर्ति पताका फैलाने रहते हैं। तो आप लोग पढ़ें, अगर परसाई ने इन सारी चीज़ों का विरोध किया है, मतलब जिस तरह से परसाई की महिमा ढोई जाती है, परसाई नाम की माला अधिक जपी जाती है, उसका चंदन घिसा जाता है, अपने माथे पे लगाया जाता है, परसाई की एक रचना है, उसको पढ़ लीजिए। दूसरों की महिमा ढोने वाले आप पढ़िएगा तो उसमें पता लग जाएगा। और इसी तरह से परसाई को देखने का जो एक दृष्टिकोण श्रद्धा से लबालब भरा है, श्रद्धेय भाई वाले, तो परसाई मैं उसको उदाहरण देता हूँ, उसका वाला मैं नहीं दिया आपको, समय नहीं है। तो परसाई श्रद्धेय बनाने वालों के भय से आक्रांत हैं। वो लिखते हैं मेरे श्रद्धालु मुझे पक्का श्रद्धेय बनाने पर तुले हैं, पक्के सिद्ध श्रद्धेय मैंने देखे हैं, सिद्ध मकर ध्वज होते हैं। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन, अव्यक्ति हो जाना। श्रद्धेय वह होता है जो चीजों को हो जाने देता है, किसी चीज का विरोध ना करे, जबकि व्यक्ति का चरित्र की पहचान यह है कि वह किन चीजों का विरोध करता है। मुझे लगता है लोग मुझसे कह रहे हैं तुम अब एक कोने में बैठो, तुम दयनीय हो, तुम्हारे लिए सब कुछ जाया करेगा, सब कुछ हो जाएगा, तुम कारण नहीं बनोगे, मक्खी भी हम उड़ाएंगे। अपने श्रद्धालुओं से मैं कहना चाहता हूँ ये ध्यान दीजिए कि ये चरण छूने का मौसम नहीं है, लात मारने का मौसम है। मारो लात और क्रांति करें। तो परसाई को
इस दृष्टि से पढ़ें, वो परसाई के साथ जो परसाई को सही मानों में समझते हैं वो उनको श्रद्धेय ना बनाए। और परसाई इसलिए विरोध को जीते थे, वे महानता की श्रद्धा ओढ़कर नपुंसक नहीं होना चाहते थे, श्रद्धेय होने की भयावता को समझते थे और उनके लिए विरोधपूर्ण चरित्र व्यक्ति के चरित्र की पहचान था। तो ऐसे व्यक्ति को धार्मिक पुस्तक बनाएगा दूसरी तरह की। तो मैंने परसाई को जितनी गंभीरता से रचनाओं को पढ़ा, मैंने एक जगह पहले भी कहा, शायद हाँ इन्हीं का कार्यक्रम था रमेश सैनी का, कि जितनी गंभीरता से आपने उनको पढ़ा, जितनी गंभीरता से उनके संस्मरण पढ़ते हैं या उन पर लिखते हैं, उतनी गंभीरता से व्यंग्य संबंधी उनकी उद्भावनाओं, समाज राजनीति आदि संबंधी उनके वैचारिक लेखों, उनको भी पढ़ें। मैंने पढ़ा है, विचारों को भी पढ़ा है, केवल पढ़ा ही नहीं, उनसे प्रभावित हुआ और परसाई की सामाजिक और व्यंग्य दृष्टि को समझा, उसी ने मुझे संस्कारित किया। और अपने आरंभिक काल में मैंने उसी फ्रेम में लगभग रचनाएं लिखी जैसे परसाई ने। तो परसाई को मैंने जैसे कहा कि हम दो रूपों में अधिक जानने का प्रयत्न किया, उनके रचनाओं के विश्लेषण द्वारा या उनके संस्मरण के द्वारा। रचनाओं को पढ़ के वाह परसाई, वहां से ये उद्धरण लिया, ये उनका पंच है, ये उनका चीज, ठीक है, वो शिक्षित करते हैं। पर मुझे अनेक बार लगता है कि हमने उनके अधूरे परसाई को विश्लेषित किया, हमने उनके समाज शास्त्रीय रूप से आत्म साक्षात नहीं किया। परसाई ग्रंथावली के 6ठे खंड को कम लोगों ने पढ़ा होगा, उसको पढ़ें। इस खंड में परसाई के व्याख्यान है, पत्र निबंध हैं, तो पता चलता है कि किस तरह से परसाई जो है उनका ये रूप जो है एक चिंतक का है, विचारक का है, और पता चलता है कि वो क्या था जिसने परसाई को परसाई बनाया। परसाई की अध्ययनशीलता हमारे सामने आती कि कितना आवश्यक है व्यक्ति के लिए अध्ययनशील होना, किन किन को वो पढ़ते हैं, और परसाई की वैश्विक दृष्टि क्या है इसका परिचय मिलता है। और उन पता लगता है कि भारतीय यथार्थ का कितना विशद और गहन ज्ञान है। तो अगर अपने आप को, जरूरी नहीं है, कुछ लोग दर्शन और उसमें नहीं जाना चाहते, पर जो अगर परसाई को गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसको पढ़ें, उनके साथ जाएं। और हम सब जानते हैं कि परसाई ने कितने समय जिए हैं। परसाई का स्वतंत्रता के पास आरंभ जन्म होता है, तब देश मोहभंग आरंभ हो जाता है। और परसाई का काल वो है जिस समय अंधेरे में जैसी कविता लिखी जा रही है, उन्होंने लिखी मुक्तिबोध ने। परसाई जो आज़ादी के बाद की विसंगतियों को उनको विवश करती हुआ नौकरी छोड़े और लेखन को प्राथमिक बनाए। वो एक अभी रमेश सैनी ने भी जिक्र किया कि किस तरह से वो एक कार्यकर्ता के रूप में भी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी सामने आते हैं। तो परसाई के पास ये जो एक वैचारिक आधार था जिस पे खड़े हुए, वैचारिक आधार उनको आरंभ से मिला। उन्होंने ऐसा नहीं था कि भाई इतने सारे लोग व्यंग्य लिख रहे हैं, चल मैं भी व्यंग्य लिखना शुरू करूं। परसाई ने व्यंग्य के लिए अपनी विचार भूमि को तैयार किया, ये बहुत जरूरी है। और उन्होंने विचार भूमि के आधार को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि मैंने जाना कि जीवन की सबसे सही व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की। ये अपनी विचार भूमि को बताते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि परसाई कबीर की राह के रचनाकार हैं, और इसीलिए वे अकाल उत्सव जैसी रचना लिखते हैं। अकाल का चित्रण किया था अभी भाई ने, जो हास्य व्यंग्य, जितने भी मित्र लोग हमारे यहाँ हैं हास्य व्यंग्य पे बहुत तराजू लेके बात करते हैं, रचना में इतना हास्य इतना व्यंग्य हो तभी रचना होती है। ऐसे मेरे भाई बहन वाले के लिए रचना चुनौती है। इस हास्य विहीन रचना को हास्य के अभाव में आप अपठनीय और कमजोर रचना सिद्ध करें। मैं तो ये चाहता हूँ कि उसमें कहीं हास्य नहीं लेगा। पहली जो आरंभ में अगर आप पढ़ें उसको तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब रचना का शीर्षक ही अकाल उत्सव, सृजनात्मक व्यंग्य पता लगता है उसमें माध्यम से, और उनकी सोच, उनकी वैचारिक शक्ति वो पता लगती है। जैसे ही वो कहते हैं आरंभ में देखिए कि, और उसमें पता लगेगा कि कैसे परसाई स्पष्टता, अभी बात जो की थी, दबे तथा साधन विहीन वंचितों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए वो बाकायदा कहते हैं कि हमें जो है वो कहाँ है, उनकी पक्षधरता क्या है। तो जब वो कहते हैं दरारों वाली सपाट भूमि, नपुंसक पति की संतान इच्छु पत्नी की तरह बेकल नंगी पड़ी है, इतनी बड़ी उपमा भाषा की दृष्टि किसी ने नहीं दी। अकाल पड़ा है, पास ही एक गाय अकाल के समाचार वाले अखबार को खाकर पेट भर रही है। कोई शरीर वाला अफसर छोड़ गया। आदमी इस मामले में गाय बैल से भी गया बीता है। गाय तो इस अखबार को भी खा लेती है, मगर आदमी उस अखबार को भी नहीं खा सकता जिसमें छपा है कि अमेरिका से अनाज के जहाज चल चुके हैं। एक बार में खा गया। एक कॉलम का 6 पंक्तियों का समाचार था,
मैंने उसे काटा और पानी के साथ निकल गया। दिन भर भूखमरी के समाचार छपते हैं। तो इस तरह मतलब बहुत पढ़ा नहीं जाता इन सारी चीज़ों को कि कैसे अन्न भूखमरी के समाचार हम अन्न खाना चाहते हैं, हम भूखमरी के समाचार नहीं खाना चाहते। तो परसाई ने जो सवाल उठाए हैं वो किसी, जब कहा जाता है परसाई ने लिखा हमने क्षणिक रचनाएं लिखी हैं, पर ये क्षणिक रचना नहीं, ये जो सवाल उठाए ये हर कालखंड के सवाल हैं, उसमें डाल सकते हैं। और परसाई को जैसे मैंने कहा वो विरोध को जीते थे, और मैंने परसाई श्रीलाल शुक्ल उनकी भी बात की। उस समय भी ऐसा था नहीं कि परसाई को सभी लोग परसाई विरोध पसंद भी करते थे, और श्रीलाल जी ने उस समय चाहे संकेत में ही बात कही थी। जब वो कहते हैं, आप समझ लेंगे किस पर वो बात कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं अपने समकालीनों में, कि साहित्य अखबार नवीसी नहीं है, जब वह मानसिकता से जुड़ता है तब भी उसकी गरिमा सर्वकालीनता से ही बनती है। आपके प्रश्न में साहित्य को ताज़ा तरीन स्थितियों से जोड़ने की बात केवल एक सतही उद्देश्य का जिक्र करती है। आप स्वयं जानते हैं कि साहित्य का भूगोल इसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा विशद और कहीं ज़्यादा जटिल है। व्यंग तो सामाजिक आलोचना है। आप कुछ कहने से पहले अपना स्टैंड तो साफ करेंगे। इस दृष्टि से मैं बहुत उत्साहजनक स्थिति नहीं पाता हूँ। इस तरह का लेखन अच्छा हो सकता है, मगर उसमें प्राण प्राय गायब है। तो कहाँ संकेत कर रहे हैं, मतलब समझ सकते हैं। खैर मित्रों, मैंने परसाई पाठशाला क्यों है, चंद्रकांता मेरे ख्याल में समय होने वाला है, अपने घंटी नहीं बजाई तो मैं बिना घंटी के समझ जाऊं दरअसल नवल जी, हाँ मैं समय खत्म कर जुड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उनका समय आप मुझे दे रहे हैं। खैर, तो मेरी परसाई मेरी पाठशाला क्यों है, मैं क्यों एक नालायक विद्यार्थी बना। जैसे मैं भी मानता हूं कि मैं एक बैक बेंचर हूं, बहुत परसाई को भी पढ़ना है, और उसमें अगर प्रथम श्रेणी पानी है तो बहुत चीज़ों का अध्ययन करना है। मैं निरंतर आज भी पढ़ता रहता हूँ। जब अब आया परसाई का जो समय बातचीत कर रहे हैं तो उसमें मैं एक बार रखा है कि मैं परसाई को पढ़ूं, मतलब ये समय जो आप लोगों ने तैयार किया है उनको इसी बहाने से। तो 10 मैंने जो आरंभ में कहा था 10 कमांडमेंट्स, वो क्या है। पहला मेरे लिए क्या है कि मैंने व्यंग का क ख ग परसाई से सीखा। दूसरा, जब मैं एमफिल या पीएचडी कर रहा था तो व्यंग का जो स्वरूप क्या हो सकता है, व्यंग कैसे अलग है, व्यंग में के उद्देश्य क्या है, व्यंग का पाठक क्या है, किस पर व्यंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हास्य व्यंग में जब वो कहते हैं कि कोई कहता है शिष्ट हास्य तो वो मुझे तेजाब की तरह लगता है, क्यों लगता है ये। तीसरा, वो युवा को अपना साथी समझते थे, और इसलिए वो एक तरह से मुझे लगा, वो मैंने ग्रहण किया कि युवा जो है उनको कमतर मत आके, वो जो नया आदमी है वो नई बात कर सकता, हो सकता आपसे बेहतर हो। तो इसीलिए इस तरह का प्रयत्न किया। जितने युवा हैं, ठीक है, आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन, कई बार लोग विरोध भी करते हैं कि भैया आप जो है इस तरह से कोई भी आता है उसकी प्रशंसा करते हैं। मुझे लगता है कि उसकी, मैं देखिए कसौटी जो है, मैं अपनी कसौटी बनाऊं या तुम्हारी कसौटी बनाऊं, भाई अगर एक व्यक्ति मेरे सामने 45 वर्ष का, उसके अनुभव उसके अपने अलग हैं, उसकी विवेक उसका अलग है, उसकी ज्ञान अलग है, मैं ऐसे कैसे मान लूं कि मैं 70 वर्ष का हूं, मेरा ही जैसा अनुभव, मेरी ही जैसा ज्ञान उसको होना चाहिए, मेरी ही जैसी रचना, वैसी परिपक्वता होनी चाहिए। मैं उसके आधार पर उसकी कसौटी तैयार करूं, और मुझे लगता है कि अपनी उम्र के हिसाब से वो कैसा लिख रहा है मैं वहां देखता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मैं लिखता तो कैसा लिखता, मेरी उम्र में कैसा होना चाहिए, ये नहीं लिखता। दूसरा व्यंग हथियार है, पांचवा जो है कि व्यंग हथियार है, इसका वंचित पर प्रयोग ना करें, ये मैं लगातार कहता रहा हूँ। और हास्य जो है शिष्ट हो या अशिष्ट हो, मैं ही मानता हूँ। तभी मैंने भी उसी में कहा था कि हास्य का व्यंग के में बैसाखी की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो व्यंग के लिए हानिकारक है। सातवीं बात जो बहुत आवश्यक लगती है मुझे कि लेखन के लिए दृष्टि, चिंतन और प्रतिबद्धता ये आवश्यक है। आठवां, अध्ययन बहुत आवश्यक है। जितना आप लिखते हैं उतना ही आप उसको अगर पढ़ते भी हैं तब बात ठीक बनती है। तीसरा, नौवां जो है, व्यंग के लिए चाहे परसाई ने कहा कि विधा नहीं माना स्प्रिट माना, पर परसाई ने
जब मुक्ति बोध के बारे में बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि मुक्ति बोध को मैं प्रदत्त भाषा, जो भाषा मुझे दी गई है, प्राप्य भाषा जो मैंने प्राप्त की है, उससे काम नहीं चलेगा। और इसीलिए परसाई को पढ़ने के लिए, परसाई को समझने के लिए आप निबंध की प्रदत्त भाषा, कहानी की प्रदत्त भाषा, उपन्यास की प्रदत्त भाषा से काम नहीं चलेगा। आपको व्यंग की भाषा लानी पड़ेगी जिसमें अन्यार्थ होता है, जो सुशिक्षित मस्तिष्क जिसको पकड़ सकता है। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि व्यंग के लिए एक अलग भाषा है, व्यंग का की शैली अलग है, प्रदत्त भाषा से व्यंग का काम नहीं चलता है। और परसाई मैं ये मानता हूँ कि उन अर्थों में, जिसका मैंने दूसरी तरह की किताब का उल्लेख किया, कि परसाई व्यंग की धार्मिक पुस्तक नहीं है। उन पर उस तरह से उनको जो है ना पूजनीय टाइप जो है धार्मिक पुस्तक ना माना जाए। और मुझे लगता है कि प्रजातंत्र का मुखौटा पहनकर हमारी आज जो न्याय व्यवस्था आप देख रहे हैं, प्रजातंत्र का मुखौटा पहना है, न्याय व्यवस्था हो, राजनीति हो, धर्म हो, सबने एक नए वायरस को जन्म दे दिया है। और ऐसा वायरस है जिसका डीएनए बदल रहा है। प्रतिरोध से ही हम समाज में प्रतिरोधक शक्ति की वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। इनका जो डीएनए बदल रहा है, इसका प्रतिरोध कैसे करेंगे, वो प्रतिरोधक शक्ति कैसे तैयार होगी, वो होगी हमारे प्रतिरोध से। प्रतिरोध हमारे लिए आवश्यक है अपने अपने धरातल पर। और परसाई ने मुझे लगता है कि जो आदर्श उपस्थित किया है कि किसी भी विधा में अच्छी रचना लिखना कठिन है। हमारे यहाँ मान लेते हैं व्यंग लिख रहा हूँ, श्रेष्ठ हो गया। रचना श्रेष्ठ नहीं होती है, रचना श्रेष्ठ होती है, विधा श्रेष्ठ नहीं होती है। शेष रचना विधा को श्रेष्ठ बनाती है। और जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि मूलतः व्यंग्यकार एक साहित्यकार है, उसके वही सामाजिक सरोकार हैं जो किसी साहित्यकार के होते हैं। अच्छी रचना लिखना एक कठिन कर्म है, अच्छा व्यंग लिखना भी उतना ही कठिन कर्म है। तो इस तरह से परसाई जो है वो एक ऐसे गद्यकार हैं जिनकी उनकी विशेषता यह है कि हमें उन प्राप्त और प्रदत्त भाषा में नहीं, उनकी व्यंग की अन्यार्थ भाषा में बात करना होगा। और एक जो बातें मैं कहता हूँ कई बार उस पर लोग रचना भी लिख देते हैं, मैंने अक्सर कहा है और आज फिर दोबारा अंत में कि हमें परसाई को पढ़ते समझते हुए एक रचना अगर हम लिख रहे हैं तो एक हमें रचनाकार के रूप में ये अपना ध्यान रखना है। तो सब तरह के लोग मिलेंगे आपको, पर्यटक भी मिलेंगे, व्यंग्य में पर्यटक भी मिलेंगे जो बाहर से सतह से चीज़ों को देखते हैं, समुद्र का वर्णन करते हैं, समुद्र के चारों तरफ कितना बड़ा आकाश है, धरती और आकाश कहाँ मिल रहे हैं, कितनी नावें चल रही हैं, कितने जहाज चल रहे हैं। पर सही रचना तभी आप कर पाते हैं जब आप गोताखोर होते हैं। तो गोताखोर होकर जितना अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा आपको कुछ नहीं आता है, आप उसकी गहराई को समझते हैं, आप चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, आप समृद्ध होते हैं, आपकी अध्ययनशीलता पता लगती है कि समुद्र की गहराई क्या है। तो ये इन 13 चीज़ों को अगर हम लोग समझ सके, इन चीज़ों को अगर जान सके, तो मुझे लगता है कि परसाई के लिए सबसे बड़ी जो हम बात करते हैं मतलब वही है कि बजाय मंदिर में घड़ताल बजाने के लिए हमें जो है परसाई की रचनाओं के माध्यम से अपने आप को समृद्ध करना पड़ेगा। और हम लोग जो ये मानते हैं कि हम लोग हो चुके, तो मैं उनके सामने हाथ जोड़ के अभी विनम्रता से स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं परसाई को अभी 20% भी नहीं जान पाया। और ये जब जानते हैं, मैंने 2 अंक भी निकाले हैं, उन पर मैंने PhD भी किया है, अभी भी मेरे लिए परसाई को जानना बहुत कम है। मैं बताऊँ, उनके माध्यम से मैं निरंतर इसीलिए उनको पढ़ता रहता हूँ। बहुत सारे लोगों को मतलब मैं उनको भी पढ़ता हूँ, व्यंग यात्रा के माध्यम से नई रचनाएं आती उनको भी पढ़ता हूँ। पढ़ने का क्षेत्र मेरा काफ़ी, मतलब जिस व्यक्ति पे अब सैनी जी पे त्रिकोणी निकाला था, इनको सारा पढ़ा मैंने कि भैया कोई चीज़ निकाल के रहो। अभी स्नेहलता जी पे त्रिकोणी आने वाला, इनकी सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, मुझे लगा कि अभी नहीं जान पाया तो मैंने उसको रोक दिया था उस पर कि भैया मैं थोड़ा तो पढ़ना में अध्ययन जो है बहुत ज़रूरी है और वो लेखन में आपके सहायक पड़ता है, आपको बताता है। तो ये मेरी बातें थी नमस्ते भारत के लिए। नमस्ते भारत मैंने समझ निश्चित रूप से ज़्यादा ले लिया होगा, पर ये कृपा जो है हरीश नवल जी की है, तो उनके कारण ये हो गया। तो धन्यवाद चंद्रकांता, और धन्यवाद और स्नेहलता जी, आपने मेरी बातों को सुना। और मित्रों का जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने मेरी बातें सुनी है, उन सबका धन्यवाद। जी
तो अभी हम सभी ने डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी का बहुत ही सार्थक वक्तव्य सुना। वो तमाम बातें उन्होंने कही और पालन सूत्र बताए, लेकिन एक बात का जिक्र समापन से पहले मैं करना चाहूंगी, जो उन्होंने कहा कि परसाई को व्यंग्यकार से धार्मिक पुस्तक बनते हुए उन्होंने देखा है, क्योंकि एक लंबा समय लेखन के साथ बिताया है डॉक्टर प्रेम ने। धार्मिक पुस्तक का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं। सदुपयोग करने पर वह पाठशाला बनती है, जो मुझे आज के इस सत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर प्रेम जन्मेजय की कही भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात लगी। इस पर हमें ध्यान देना होगा कि हमें उन्हें देव नहीं बनाना है, परसाई जी की पूजा नहीं करनी है। एक विचार के तौर पर, एक जीवन को देखने की दृष्टि के तौर पर हमें परसाई जी को अपनाना होगा। तो बहुत दुःख की बात है कि नवल सर हमसे नहीं जुड़ सके, और उन्हें फिर कभी सुनेंगे, उनके संस्मरण फिर कभी सुनेंगे। अभी मैं डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी के पास वापस जाऊंगी, और जैसा कि पिलकेंद्र जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, वो परसाई मेरी पाठशाला के दोनों सत्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र रहे हैं सभी अतिथियों से जोड़ने के लिए। और उन्हीं का कहना है कि एक स्वर्ण कलश की परंपरा होती है कि सबसे वरिष्ठ अतिथि जो हैं हमारे, उन्हीं से कार्यक्रम का समापन कराया जाए। तो मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर प्रेम जन्मेजय से कि वो जाने से पहले 2 शब्द कहें जरूर हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। पिलकेंद्र भी जो है नए नए शब्द गढ़ते रहते हैं, और मतलब इस मामले में मैंने देखा है कि जो हमारी जो वेबिनार हैं उनमें बहुत कम लोग चीज़ों को गंभीरता से ले रहे। कुछ जो है सब ठीक है, आ गया अपना, लोगों को इकट्ठा कर लिया, कुछ कर लिया, तो बहुत कम है। जैसे पिछली बार मैंने व्यंग्यधारा के लिए भी कहा था, तो पिलकेंद्र के साथ भी ये होता है कि जब वो कोई आयोजन करते हैं तो उसमें बाकायदा संपर्क करते हैं, जैसे अभी चंद्रकांता ने हम लोगों से किया। तो ये जो स्वर्ण कलश वाला है, तो इसमें मुझे लगभग वही लगता है कि क्या शायद कोई ओलंपिक अभी गया है, तो उसमें कोई स्वर्ण क्या मतलब इस तरह की जो मुझे लगता है कि अलंकृत चीज़ें जो हैं वो उनसे दूरी रहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। खैर, जो उन्होंने आग्रह किया है, तो निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहूँगा चंद्रकांता कि नमस्ते भारत को, कि हम अपना समय भी देते हैं। सैनी जी ने अपना समय दिया, स्नेहलता जी ने, और बहुत सारे लोग जुड़े। तो अच्छा लगता है कि इस तरह की सार्थक बातचीत हो, और उस सार्थक बातचीत हो सकता है कई बार दूर तक पहुंचती है, कई बार नहीं पहुंचती। तो आज ये आयोजन जो है निश्चित रूप से परसाई को इस तरह से याद करना, उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर, और मैंने जैसे व्यंग्यधारा को भी कहा था, हम सब लोग मिलकर क्यों नहीं अगला वर्ष उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, उसको एक अलग तरह से मनाएं। ये मैंने उसमें भी कहा था और आपसे भी कह रहा हूँ, यही हमारा स्वर्ण कलश होगा व्यंग्य का। ये व्यंग्य का स्वर्ण कलश हो जाएगा जब हम परसाई की उसको जन्म शताब्दी को अगले वर्ष 100 वर्ष के हो जाएंगे, तो उसको अगर हम जो है सब मिलकर, जितने लोग जुड़ रहे हैं सब मिलकर एक बड़ा आयोजन करें। हो सकता है कि हम तब तक कोरोना को पराजित कर चुके हों, तो जगह जगह अलग अलग, मैं दिल्ली में अगर ठीक हो गया तो मैं व्यंग्य यात्रा का एक बड़ा आयोजन रखूंगा, कोशिश करूंगा कि कुछ बड़ी संस्था से भी जुड़कर काम कर सके। तो हम ये चाहेंगे कि अलग अलग तरह से, अलग अलग रूप में वो कलश जो अवश्य सही मानों में स्वर्ण कलश है, उसको रखा जाए। बहुत खूबसूरत आह्वान। जी रमेश सर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, ठीक है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगले वर्ष नहीं, उनका जन्म 1924 में हुआ। 24 में? हाँ, तो हमको 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। उसके 22 का बाद नहीं, हाँ, 22 का आता है, 22 का नहीं नहीं है नहीं नहीं, 22 अगस्त 1924। ओके। हाँ, तो वो दरअसल किंतु गूगल पर दो तरह के दिन दिए हैं, 1922 और 1924। पिलकेंद्र जी ने भी बताया कि 1924 सही वर्ष है। जी, किंतु एक बात हम बताएं कि वो एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हमें तैयारी के लिए ज्यादा समय मिल जाता। हाँ, बस वही वाली बात मैं कहने वाला था कि हमको इतनी तैयारी करना चाहिए कि हम 1923 की 22 अगस्त से लेके और 22 अगस्त 1924 तक रोज एक कार्यक्रम करें, किसी न किसी माध्यम से। हमारी जितनी
लोग हैं समर्पित हैं, चाहे वो व्यंग यात्रा हो, व्यंगधारा हो, या जितने भी संस्था है, भले सब जो व्यंग के प्रति समर्पित हैं, वो 365 दिन कार्यक्रम और इतनी हमारी तैयारी हो, कठिन है, कठिन है। किंतु सैनी इतने भावुक मत हो, इतने भावुक मत हो, इतना फिर मैं कह रहा हूँ इतना श्रद्धेय मत बनाओ। कार्यक्रम देखो प्रतिदिन बड़ा मुश्किल होता। प्रतिदिन शरद जोशी लिख सकते थे, शरद जोशी ने प्रतिदिन लिखा। नहीं, मैं प्रतिदिन का अर्थ एक मतलब अतिरिक्त में बात है, मतलब कहने का अर्थ कि हम उनको इस ढंग से याद करें, ये चीज है कि नहीं, बिल्कुल सहमत, बिल्कुल सहमत। हाँ, इस ढंग से याद करें कि मतलब जरूरी नहीं है कि नहीं, जरूरी नहीं आप गोष्ठियां करें, आप जो है में लिख सकते हैं, आप पत्रिकाओं में लिख सकते हैं, आप अलग अलग तरह से उनको याद करें, अलग अलग तरह से, अलग अलग ढंग से याद करें। परसाई का साल भर एक सिलसिला चलता रहा, परसाई का नुक्कड़ नाटक हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही। तो सैनी जी ने आयोजनकारों के लिए एक कसौटी रख दी कि 365 दिन अगले वर्ष से कुछ ना कुछ किया जाए। बहरहाल कार्यक्रम का समापन करने से पहले मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी जो इस कार्यक्रम की उपलब्धि रही। एक तो व्यंग लेखकों और व्यंग यात्रियों के साथ मुझे लगता है कि जो व्यंग के शोधकर्ता छात्र हैं उनके लिए भी नमस्ते भारत का ये 2 दिवसीय सत्र बहुत काम का रहा होगा, उपयोगी रहा होगा। और परसाई जी पर 2 दिन के इस सत्र में तमाम वरिष्ठ व्यंग्यकारों ने हमें वैचारिक रूप से बहुत ही अधिक समृद्ध किया। बहुत सारी जानकारी, संस्मरण और तमाम रुचिकर बातें हमें जानने के लिए मिली। और अंत में एक सूत्रधार के तौर पर मैंने खुद को बहुत अधिक परिष्कृत किया, बहुत अधिक समृद्ध पाया 2 दिन के इस कार्यक्रम के बाद। एक बार फिर से सभी अतिथियों का अभिनंदन करती हूँ। सभी दर्शक और श्रोता जो नमस्ते भारत के इस 2 दिवसीय सत्र से जुड़े, उन सभी का अभिवादन करती हूँ, उन्हें धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने रचनात्मक भागीदारी इस कार्यक्रम में की। फिर मिलते हैं। नमस्कार, सायोनारा। नमस्ते, सायोनारा।